11 that is formation of the company. अंजलि, ये चैप्टर जो आपके उसमें सिलेबस आपको नहीं मिल रहा था आपके बुक्स में, ठीक है? यस मैम। ध्यान से सुन लो, ये चैप्टर नंबर 2 में गिवन है। वैसे जो आपकी प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक्स है उसमें चैप्टर नंबर 2 में गिवन है, एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी जो चैप्टर है हमारा, इसमें हमने कंपनी कैसे फॉर्म होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। 4 स्टेजेस हैं हमारी कंपनी फॉर्म करने के लिए। फर्स्ट इज प्रमोशन ऑफ द कंपनी, सेकंड इज इनकॉर्पोरेशन, थर्ड इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज एंड फोर्थ इज कमर्समेंट ऑफ बिजनेस। पहले तो ये लाइन में पता हो, ठीक है ना, क्योंकि स्टेप है तो इसका ऑब्वियस मतलब है कि लाइन वाइज चल रहा है, स्टेजेस है। मींस फर्स्ट स्टेज में आपको प्रमोटर्स की बात हम करेंगे। प्रमोशन मींस हाउ टू प्रमोट अ कंपनी, ठीक है। स्टेप्स ऑफ प्रमोशन करेंगे जिसमें आ जाएंगे हमारे पास अगर हम प्रमोशन की बात कर ही रहे हैं, प्रमोशन जो है हम कह सकते हैं इट इज द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। प्रमोशन में होता क्या है, आइडेंटिफिकेशन करते हैं हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को और एनालाइज करते हैं, फिर उस हिसाब से स्टेप्स उठाते हैं कि हाउ टू फॉर्म द कंपनी, मतलब कंपनी को एक फॉर्म कैसे करना है। और उसके लिए ग्रुप ऑफ पर्संस की हमें जरूरत पड़ती है जो इसे हेल्प करता है, जिन्हें हम प्रमोटर्स कहते हैं। प्रमोटर इज अ पर्सन हु अंडरटेक्स टू फॉर्म द कंपनी, ठीक है ना, विद रेफरेंस टू गिवन प्रोजेक्ट, सेल इट, नेसेसरी स्टेप्स उठाता है वो, ठीक है। जो बिजनेस है उसके आइडियाज को कंसीव करता है, एनालाइज करता है, हमारी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को देखता है और फिर उस हिसाब से ऑर्गेनाइज करता है। अब आ जाता है एक लीगल प्रोसीजर। हम अगर बात करें प्रमोटर से रिलेटेड, वैसे हम बात करें तो ये एक पर्सन भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ पर्संस भी हो सकते हैं। ये एक एजेंट नहीं है, कहीं आप सोचो ये एजेंट की तरह है, ठीक है ना। ये एक तरह का खुद लाइबल होता है कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाने में, ठीक है ना, जिसे हम प्रिमिलरी कॉन्ट्रैक्ट्स भी कहते हैं। अगर इसकी फंक्शंस की बात करें, स्टेप्स की बात करें, तो सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। ये हमें आइडेंटिफाई करवाता है, हेल्प्स करता है सेटिंग अप आवर न्यू प्रोजेक्ट्स। कोई एक्सपेंशन करना है, कोई मर्जर करना है, कोई भी रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट है, वो सब कुछ एनालाइज करके हमें बताता है। सेकंड आ जाता है फिजिबिलिटी स्टडी। ये कई बार आता है। फिजिबिलिटी मींस क्या होता है, प्रॉफिटेबल कन्वर्ट करवाना। मींस ये इतनी स्टडी करता है, आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो ये काफी जो स्टडी करता है उस पर इन्वेस्टिगेशंस करता है, और इन्वेस्टिगेशंस के बेसिस पे ये 3 टाइप्स की हम कह सकते हैं स्टडी करता है। फर्स्ट इज टेक्निकल फिजिबिलिटी। या गया टेक्निकल फिजिबिलिटी किससे रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से, रॉ मटेरियल इनपुट से, ठीक है ना। टेक्नोलॉजिकली ये देखता है, अल्टरनेटिव सोर्सेज देखता है, क्योंकि रॉ मटेरियल टेक्नोलॉजी आपको इजीली अवेलेबल नहीं होती, तो वो आपके लिए हेल्प करता है प्रमोटर। नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी करता है। आप फाइनेंशियली फंड्स की भी तो आपको जरूरत है, ठीक है, फंड्स अरेंज करने में हेल्प करता है। मान लो कोई नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए फंड्स कैसे अरेंज होंगे,
कहाँ से आएगा, ठीक है, वो आइडियाज देता है। और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में आ जाता है कि वो चीज में ही हमारा पैसा लगवाएगा जहां प्रॉफिट्स ज्यादा हो, क्योंकि हर कंपनी प्रॉफिट्स अर्न करना चाहती है। हर कोई यही प्रेफर करता है कि हम उसी चीज में काम करें जहां हमें प्रॉफिट्स हो। ये तो हो गया उसका सेकंड फंक्शन। ये हर फंक्शन के ऊपर अलग से क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए आपको सारे फंक्शंस को क्लियरली अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा। नेम अप्रूवल, इसके अलावा नेम को अप्रूव करवाता है। नेम अप्रूवल का क्या मीनिंग है कि प्रमोटर जो है वो नेम सिलेक्ट करने में हमारी हेल्प करवाता है, उसे अप्रूव करवाता है। कहाँ से अप्रूव करवाना होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि नेम कहाँ से अप्रूव होता है, फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से अप्रूव होता है, ठीक है ना। इसके लिए कुछ चीजें उनको ध्यान में रखना है। नेम जो है आइडेंटिकल या क्लोजली रिजेंबल नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेम जो है कोई मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। नेम जो है वो नेशनल एम्बलम या नेम्स ऑफ स्टेट्स या ऐसे नहीं होना चाहिए नेशंस के ऊपर। नेम जो है उसके आगे कोऑपरेटिव वर्ड नहीं लगा होना चाहिए। नेम जो है वो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या लोकल अथॉरिटी से रिलेट नहीं करना चाहिए। और इन केस अगर पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड की जरूरत नहीं है, पर अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसको लिमिटेड वर्ड यूज करना चाहिए। नेम का ध्यान रखना है जो आइडेंटिकल ना हो सिर्फ, ये थोड़ी बहुत चीजें आप याद रखोगे तो हो जाएगा। फिर है सिग्नोरिटीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो प्रमोटर्स हैं वो साइन करवाते हैं, जो भी हमारे मेमोरेंडम एसोसिएशन या डायरेक्टर्स होते हैं उन्हें क्वालिफिकेशन शेयर्स दिलवाते हैं। ध्यान रखना है पब्लिक कंपनी के लिए कितने मेंबर्स चाहिए, 7, और प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स, ये भी याद रखनी है बात। जो प्रमोटर्स हैं वो एक तरह के इनको इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर आ जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करते हैं। प्रोफेशनल्स में कौन कौन चाहिए कंपनी को, जैसे हमारे ऑडिटर्स हो गए, बैंकर्स हो गए, तो इनकी भी जरूरत है, क्योंकि जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ये प्रिपेयर करवाएंगे वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाएंगे और वो देखेंगे। और लास्ट आ जाएगा नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करवाना। प्रमोटर की ड्यूटी है हमारे जो मेन 3 डॉक्यूमेंट्स है वो प्रिपेयर करवाना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। पर अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसको ना आर्टिकल ना ही प्रोस्पेक्टस की जरूरत है अपना पब्लिश करवाने के लिए, वो किसी का भी ले सकते हैं, ठीक है। अब आ जाती है डॉक्यूमेंट्स की, अगर हम बात कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट्स की स्टडी पहले कर लेते हैं। फर्स्ट डॉक्यूमेंट आ जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसे चार्टर्ड ऑफ द कंपनी कहते हैं, तो इस बात को याद रखना है, ठीक है। चार्टर्ड ऑफ द कंपनी, ये कई बार मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, टेस्ट दिए हैं, पेपर भी 2 बार अब तो हो गए, तो आपको पता होना चाहिए। इट इज नोन एज चार्टर्ड ऑफ द कंपनी। इसमें सारी पावर्स, ऑब्जेक्टिव, स्कोप सब कुछ गिवन है कि कंपनी का क्या क्या स्कोप है। अब इसमें भी कुछ क्लॉजेज हैं जो क्लॉजेज आपको याद होने चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि अब रट लो, एटलीस्ट समझ आना चाहिए ताकि कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो, ट्रू फॉल्स हो, एमसीक्यू हो, आप पहचान लो। नेम क्लॉज में सबसे वाला वही सेम आ जाएगा कि नेम जो है वो आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। जो कंपनी का नेम है वो आपने रजिस्टर करवाना है, अप्रूव करवाना है। फिर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, जहां भी आपका ऑफिस है कहाँ वो सिचुएटेड है वो जगह बतानी है आपने, ठीक है। अगर आप अपना ऑफिस को चेंज करवाना चाहते हो, अपना पोजीशन चेंज करना चाहते हो, कहीं और ऑफिस लेना चाहते हो, तो आपको विद इन 30 डेज उसको भी बताना पड़ेगा। फिर है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज भी इंपॉर्टेंट बहुत है। ऑब्जेक्ट क्लॉज हमारे ऑब्जेक्टिव्स को बताता है, एक कंपनी का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म करने में हेल्प करता है कि ये कंपनी का क्या पर्पस है। तो वो मेन ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, वो अदर ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकता है, तो हमें इसकी डिटेल नहीं करनी, बस पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है। लायबिलिटी क्लॉज हमें हेल्प करता है। लाइबिलिटी क्लॉज हमें हेल्प करता है कि जो मेंबर्स हैं कंपनी के, उनकी लाइबिलिटी कितनी होगी,
कितना अमाउंट पेड है, कितना अनपेड है। ये मैंने कई बार एग्जांपल देके बताया है कि एक कंपनी में मान लो मैंने 1000 के शेयर्स खरीदे हैं, 10 रुपीज का एक शेयर है, यानी कि मैंने 10,000 के शेयर्स खरीदे हैं और अब तक मैं 3 पर शेयर के हिसाब से पेमेंट कर चुकी हूँ, मतलब 1000 इंटू 3, 3000 की पेमेंट कर चुकी हूँ। तो कल को कंपनी बंद होती है तो मैं सिर्फ लाइबल कितने के लिए हूँ, 7000 के लिए। क्यों? क्योंकि 10,000 का मैंने बोला था, 3 मैं दे चुकी हूँ, 7000 मेरा अनपेड अमाउंट है। तो हमारी लाइबिलिटी कितनी हुई, सिर्फ 7000 की हुई, मतलब जितना अनपेड है पर शेयर के हिसाब से। कैपिटल क्लॉज हमें बताता है हमारी ऑथराइज कैपिटल कितनी है और ऑथराइज कैपिटल से कैसे हमने शेयर्स को इश्यू करना है। ये जो चीजें हैं ये इसलिए बार बार बताई जाती है, थोड़ी बोरिंग आपको जरूर लगेगी, लेकिन 12th में इसका सीधा सीधा असर है। ये पूरे पूरे चैप्टर्स हैं आपके, कंपनी अकाउंट्स, कंपनी में कैसे अकाउंट्स बनते हैं। अभी तो सिर्फ सीख रहे हो कंपनी होती कैसे है, थियोरिटिकल सीख रहे हो। जब प्रैक्टिकल आपको 12th में आएगा वहां फिर ये थ्योरी नहीं समझाई जाएगी। अगर आप लोग अभी थोड़ा सा अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि हाँ हमें तो ये बताया गया था। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, 11th का पढ़ के 12th में बिल्कुल भूल जाते हैं, हमें कोई पता नहीं है। लेकिन हमारे जैसे टीचर्स बार बार आपको बताते रहेंगे कि ये आपका टॉपिक लिंक है 12th के साथ, तो प्लीज इस चैप्टर को थोड़ा अच्छी तरह पढ़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये थ्योरी आपके दिमाग में रहेगी, आप प्रैक्टिकल को समझने में ईजी रहेगी। क्योंकि वहां फिर से प्रैक्टिकल में थ्योरी नहीं बताई जाएगी, वहां बिल्कुल लिमिटेड सी दी होगी। लेकिन जिसने पहले से समझी हुई होगी 11th में, उसको बहुत इजी हो जाएगा। कई चैप्टर लिंक नहीं करते, पर कई चैप्टर पूरी तरह हमारे 12th के सिलेबस के साथ लिंक करते हैं, जिसमें से ये चैप्टर लिंक करता है हमारा। तो कैपिटल क्लॉज की बात कर रही थी कि ऑथराइज कैपिटल हमें बताना है कि हमारी कितने जो शेयर्स हैं उनको रेज कर सकते हैं, ठीक है, मंगवा सकते हैं। और लास्ट आ जाता है हमारा एसोसिएशन क्लॉज। ये हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर जो हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, जो कंपनी के डायरेक्टर्स है, उन्होंने कितने क्वालिफिकेशन जो शेयर्स है वो परचेज कर रखे हैं, ठीक है ना। और इसमें ये भी बात बताता है कि हमारे जो इम्पोर्टेंट वो है, मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए पब्लिक कंपनी में, ये हम पहले ही बता चुके हैं, और मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए। इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बार बार आता है, एटलीस्ट 7 persons in memorandum of association in case of public company और 2 in private company, ये हमें बताना पड़ेगा। फिर आ जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का टॉपिक हमारा कट चुका है, सिर्फ एक लाइन की डेफिनेशन की फॉर्म में आपको पता होना चाहिए। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है इसे इंटरनल मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है अभी हमने पढ़ा, वो बाहर वालों के लिए होता है, बाहर वालों को बताने के लिए कि हमारा नेम क्लॉज है, कैपिटल क्लॉज है, हमारा क्या वो है। पर जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये अंदर वाले एम्प्लॉइज अपने अपने लिए होता है, ठीक है, हम लोगों के लिए होता है, जो ऑनर्स होते हैं जिनकी कंपनी है उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं उसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी से होता है, और जरूरी नहीं है कि इसको आपने पब्लिश करवाना है। इसके लिए आप टेबल ए, टेबल एफ, आपको काफी सारे टेबल्स जो हैं गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं, अडॉप्ट कर सकते हो आप उसको, और उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। फिर आ जाता है कॉन्सेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर्स। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जब भी आप करते हो या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करते हो, तो जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको एक रिटन कॉन्सेंट देना पड़ता है, एग्री करना पड़ता है कि हाँ हमारा ये सब ठीक है जो भी है, और वो अंडरटेक करते हैं कि हमने ये जो है क्वालिफिकेशन शेयर्स है उन्हें परचेज किया है। और लास्ट में एग्रीमेंट हो जाता है, एक एग्रीमेंट हो जाता है जिसमें आप मैनेजिंग डायरेक्टर्स, मैनेजर्स को अपॉइंट करते हो, और वो भी आप रजिस्ट्रार को सबमिट करवाते हो। और एंड में डेक्लरेशन हो जाता है, स्टैट्यूटरी डेक्लरेशन, जिसमें बताया जाता है कि ये लीगल जो रिक्वायरमेंट्स है अकॉर्डिंग टू कंपनीज लॉ है, ठीक है ना। ये सारा टेबल उसमें दिया होता है। तो यहाँ जो है हम डिक्लेयर कर देते हैं
जहां पर साइन होते हैं डायरेक्टर्स के, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के, और लास्ट में पेमेंट ऑफ फीस हो जाती है, जहां आपकी थोड़ी बहुत जो फीस है वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आपको देनी पड़ती है। और फीस ये नहीं है सबकी एक जैसी फीस होगी, फीस किस पे डिपेंड करेगी, ये याद रखना है, हमारी ऑथराइज कैपिटल पे। मैं मान लो 10 करोड़ से कंपनी शुरू कर रहे हो, वो 50 करोड़ से शुरू कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है पेमेंट ऑफ फीस अलग अलग होगी अकॉर्डिंग टू ऑथराइज कैपिटल। क्लियर। सेकेंड स्टेज आ जाती है हमारी स्टेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये जो स्टेज है, ये सेकेंड स्टेज आ जाती है। यहाँ जो रजिस्ट्रार है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फुलफिलमेंट करवाता है, जिसमें फर्स्ट आ जाएगा फिलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। सारे डॉक्यूमेंट्स जो वो थे उन्हें फिल करवाया जाएगा। जिसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आ गया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आ गया, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स आ गया, रिटन कॉन्सेंट आ गया, फिर पेमेंट ऑफ फीस की जाती है, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ फीस डिपॉजिट करवाई जाती है, फिर रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है जहां रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में वो वेरीफाई करते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक है, और लास्ट में हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया जाता है। जब आपको ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है तो उसके बाद आप प्राइवेट कंपनी में हो तो प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप पब्लिक कंपनी में हो तो आपको बाकी दोनों स्टेजेस के लिए भी जाना पड़ेगा। ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन थोड़ा सा लीगल सर्टिफिकेट होता है, उसके बारे में दो चार बातें पता हो। ठीक है। वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, उस पर जो डेट गिवन होगी आपको उसी डेट से चलना होगा। ठीक है। और ये एक एविडेंस है, प्रूफ है टू स्टार्ट दी कंपनी। ठीक है। और इसके लिए ये भी याद रखना है कि इस पे जो डेट मेंशन होगी सर्टिफिकेट पे उसी डेट के साथ वो आपने ध्यान में ये सबसे जरूर रखना है। कई बार इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस भी बताए थे। ठीक है ना, वो ध्यान रखने हैं। थर्ड स्टेज आ जाएगी कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज जो है वो थर्ड स्टेज है। जब आपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवा लिया तो आप प्रोस्पेक्टस इशू करवाते हो, जिसमें फर्स्ट आ जाता है सेबी की अप्रूवल लेते हो। सेबी है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है सेबी के पॉइंट को, कि सेबी जो है वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी इन द सिक्योरिटी मार्केट है विच प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। ऐसे ही याद रखना है, सेबी का काम क्या है, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो गाइडलाइंस इश्यू करता है, इंफॉर्मेशन बताता है अबाउट द इन्वेस्टर्स। ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट आ जाता है फिलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस। जो पब्लिक कंपनी होती है उनको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, उसे फिल करना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस एक इनविटेशन है फॉर अ जनरल पब्लिक। ठीक है, टू बाय दी सिक्योरिटीज, मतलब आओ और हमारी कंपनी के शेयर्स को परचेज करो। फिर आ जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। इन सब की बहुत जरूरत पड़ती है। बैंकर्स जो होते हैं वो हमारी डिपॉजिट्स को रिसीव करते हैं। ब्रोकर्स जो होते हैं वो हमें एनकरेज करते हैं हम शेयर्स को खरीदें। अंडरराइटर्स जो होते हैं वो अंडरराइट करवाते हैं शेयर्स को, मतलब वो भी बिकवाते हैं और अगर नहीं बिकते तो खुद परचेज करते हैं, उनका यही काम होता है। ठीक है ना। और स्पेशल अंडरराइटर्स रखे जाते हैं। फोर्थ आ जाएगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है, सेबी की गाइडलाइंस कहती है, ये देखो 90% वर्ड लिखा है, इस बात को जरूर याद रखना है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कभी वर्ड आ जाए, सब्सक्रिप्शन होता है, मान लो मैंने एक कंपनी शुरू करी 1 लाख शेयर से, ठीक है, पर लोगों को मेरा पॉइंट अच्छा ही नहीं लगा, जो आइडिया प्रमोटर ने दिया वो लोगों को नहीं अच्छा लगा, और सिर्फ 80% लोगों ने अप्लाई किया मेरी कंपनी के लिए, तो वो कंपनी नहीं स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि हमको मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन चाहिए, मतलब 1 लाख का 90% 90,000 हमें चाहिए। अगर 90,000 से कम आते हैं
तो हम कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते। 90 आ जाए, 91, 92 भी आ जाएंगे तब भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर 1 लाख से ऊपर आ गए तो भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, एक मिनिमम हमने वो कर दिया इन ऑर्डर टू अवॉइड द शॉर्टेज ऑफ फंड्स। हमने जिस हिसाब से सोच समझ के कंपनी बनाई है, अगर उतना भी नहीं आता है एक 90% तक, तो फिर कोई फायदा नहीं है। फिर जो भी आपको जितने मान लो 80% ने अप्लाई की है, जब भी लोग अप्लाई करते हैं तो आपको पेमेंट साथ ही भेज देते हैं कि हाँ मैंने करना है, मैंने खरीदने हैं। तो जिन जिन्होंने भी भेजे होंगे, आपको विद इन मतलब मंथ के अंदर उनके पैसे वापस रिटर्न करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनको रीजन देना है कि कंपनी नहीं स्टार्ट हो पाई क्योंकि 90% तक हमें नहीं मिले। इन्हें मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। ये पॉइंट काफी आता है, इसको याद रखना। फिर स्टॉक एक्सचेंज, जितनी भी कंपनीज है उनको अपने लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज में जाना पड़ता है, बताना पड़ता है हमारी कंपनी के ये शेयर्स है, परमिशन लेनी पड़ती है। अगर आपका लिस्टेड कंपनी में नहीं आता तो आप यानी कि फ्रॉड भी हो सकते हो, वॉइड भी हो सकते हो, फिर आपको सबका पैसा वापस करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज देनी पड़ती है। फिर अलॉटमेंट होती है, जिन जिनको आपने अप्लाई करने को कहा था आप उनको आप शेयर्स दे रहे हो, तो ये सारा काम यहाँ हो जाता है। और लास्ट आ जाता है कमर्समेंट ऑफ बिजनेस। बस जैसे ही मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होती है, अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट मिलता है, तो एक आपको वो सर्टिफिकेट इशू करते हैं जिसे कमर्समेंट ऑफ बिजनेस होता है। इसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में लिखा होता है, कैश कितना मिला उसके बारे में डिक्लेरेशन होती है, कितनी लायबल अपने पेमेंट करनी है वो सारा गिवन होता है। तो एक रजिस्ट्रार आपको सेटिस्फाइड होके एक सर्टिफिकेट देता है जिसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। पब्लिक कंपनी के लिए ये सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी होता है, पर प्राइवेट कंपनी के लिए कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यह हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। अब आती है इनमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे। अब इसमें क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है, अ प्रोस्पेक्टस इज इशूड बाय, आपको ऑप्शंस हो सकती हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी या बोथ ऑफ देम। तो आप कौन सी कंपनी को बोलोगे प्रोस्पेक्टस? पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी को तो हमने ऑप्शन दी हुई है। सेकंड आ जाता है, एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ नेम ऑफ द कंपनी इज टू बी मेड बाय, नेम का अप्रूवल कौन करवाता है बताओ? सेबी करवाता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज करवाता है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करवाता है एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ नेम? अभी मैंने सारे चैप्टर का रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। बिल्कुल करेक्ट है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो होते हैं वो नेम को अप्रूव करते हैं। पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए? रिया आपने नहीं बताना। पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए? बाकी बच्चे क्यों नहीं बोलते आप लोग? वानी आप बताइए, आपने शुरू से लेक्चर सुना है ना, बताइए मिनिमम मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक और प्राइवेट कंपनी दोनों का बताइए मुझे। पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आने हैं, फिर आप लोगों ने करने ही नहीं, या फिर इधर उधर बुक्स खोल ली। मैम बताओ। हाँ बताओ, पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए? मैम मिनिमम मेंबर 2 और मैक्स पब्लिक में 3 और प्राइवेट में 2। नो, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 7। 2 और 7 को याद रखो, प्राइवेट 2, पब्लिक 7। और मैक्सिमम की पब्लिक में तो कोई लिमिट नहीं है, 7 के बाद कोई लिमिट नहीं है, लेकिन उसमें 50 या 100 तक लिमिट है, वो चेंज होती रहती है। तो आप मिनिमम याद रखो, मैक्सिमम को छोड़ दो। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस है, कहीं से भी बन के आ सकते हैं वो, ठीक है ना। अब इसमें पूछा हो अगर नेम क्लॉज के बारे में आए, तो नेम क्लॉज का मैंने सारा आपको बता दिया है कि नेम क्लॉज
अच्छा, विच डॉक्यूमेंट इज नोन एज चार्टर्ड ऑफ द कंपनी, आपको ऑप्शंस दी होंगी, तो चार्टर्ड ऑफ द कंपनी बताओ, अभी मैंने बताया कौन सी चार्टर्ड ऑफ द कंपनी है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मान लो ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आ जाए, इट इज कंपल्सरी फॉर प्राइवेट कंपनी टू इशू प्रोस्पेक्टस, ट्रू और फॉल्स में ये क्वेश्चन आ जाए, मान लो इट इज कंपल्सरी फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टू इशू प्रोस्पेक्टस। नो मैम। नो, नो, ठीक है ना। विच सर्टिफिकेट इज नोन एज बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी, बताइए, पहले भी दिया हुआ है पेपर में। विच सर्टिफिकेट इज नोन एज बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी। बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी किसे कहा जाता है? अब आपको कहीं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बिल्कुल ठीक है। नेम द डॉक्यूमेंट विच हेल्प पब्लिक कंपनी टू स्टार्ट इट्स बिजनेस, वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जिससे मिलने से पब्लिक कंपनी स्टार्ट हो सकती है? अखिलेश बताओ। यस अखिलेश। अंजलि आप बताओ, कौन सा वो डॉक्यूमेंट है जिसके बाद एक पब्लिक कंपनी अपना स्टार्ट कर सकती है? जो मुझे नहीं पता। नहीं भेजना, ठीक है ना, उनके 0 वैसे ही लगा दूंगी मैं। हाँ, बता रहा है अखिलेश। हाँ जी, किसको आता है? विच सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक कंपनी टू स्टार्ट इट्स बिजनेस? मैम कमर्समेंट ऑफ बिजनेस। हाँ, अभी मैंने बताया कि पब्लिक कंपनी के लिए कमर्समेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट चाहिए, प्राइवेट वालों के लिए इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर ये चीजें भूल जाते हो तो इनका नेम, इनके मेंबर्स, इनका सर्टिफिकेट, छोटी छोटी चीजें बुक में लिख लो, इन्हीं पे क्वेश्चन बनेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनते इसमें क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। नेम द डॉक्यूमेंट्स बाय विच कंपनी बिकम अ लीगल एंटिटी, लीगल एंटिटी कौन सा डॉक्यूमेंट मिलने के बाद हमें लगता है कि हाँ कंपनी लीगल एंटिटी में है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जैसे अभी हमने बोला बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया, तो यही वाला डॉक्यूमेंट है। क्लियर? रिवाइज कीजिए, काफी Yes.